हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ट्यूशन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे एनएलएम। एनएलएम मींस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। तो पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन होगा कुछ, और हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने फोर्स हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर एनएलएम। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या क्या फोर्स के बारे में। और फोर्स के बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, न्यूटन्स लॉज को भी पढ़ते आ रहे हैं कि फोर्स है क्या। फोर्स क्या, हमारे पास पुल और पुश, किसी ऑब्जेक्ट को क्या होता है फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट को खींचना और धकेलना क्या होगा हमारे पास है फोर्स होगा। तो अगर मैं और दूसरे वे में बात करूं तो फोर्स होता क्या है कि फोर्स इज दैट कोज विच चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। क्या होगा हमारे पास, फोर्स is that cause force is that cause which change the state of motion। बात समझ में आई। मैं इससे कर सकता हूं, हमें देखो या तो पुल और पुश बोल सकते हैं, लेकिन वो हम जब पहले थे वही पढ़ते थे। अब क्या है कि फोर्स इज दैट कोज विच चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करना क्या है हमारे पास फोर्स है। फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब फोर्स के बारे में सबको पता होगा कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, फोर्स स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। अगर नहीं पता तो यहाँ पे ध्यान रखना कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन, इसाक न्यूटन एक साइंटिस्ट था जिसने हमारे पास किसके बारे में बताया, फोर्स के बारे में पढ़ा। तो पूरा एनएलएम फोर्स के बारे में है। एनएलएम के अलावा हम यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इनकी फोर्स है, वो हम थोड़ी देर बाद की बात बताएंगे कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी हमारे पास, न्यूटन होगी। एक और यूनिट होती है फोर्स की, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा जब एनएलएम के सेकंड लॉ में आऊंगा। तो उस टाइम पे अगर पूछ ले सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डायन होती है। क्या होती है, डायन होती है। और यूनिट डायमेंशन में हमने ये भी पढ़ा होगा कि ऐसा यूनिट क्या होगी, सीजीएस यूनिट क्या होगी, एमकेएस यूनिट क्या होती है, एफपीएस यूनिट क्या होती है। वो चैप्टर मैं बाद में डालूंगा। पहले इसकी हमारे पास क्या थी, ज्यादा रिक्वायरमेंट थी कि एनएलएम डाल लो, तो इसलिए मैं एनएलएम डाल रहा हूँ। तो क्या होगी, सीजीएस यूनिट होगी डायन। अगर मैं बात करूं कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते, तो हम कितने होंगे, 10 की पावर 5 डायन होते हैं। 1 न्यूटन में कितने डायन के इक्वल होता है हमारे पास, 10 की पावर 5 डायन के इक्वल होता है। ये चेंज करना यूनिट डायमेंशन में आता है कि 1 न्यूटन में कितने डायन कहां से आए। तो ये चेंज कन्वर्जन ऑफ सिस्टम हमारे पास यहाँ कहां पे आएगा, यूनिट डायमेंशन में आएगा। ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ चुकी है। देखो फोर्स क्या है, जो चेंज कर दे स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, अब पूछ ले कि स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, तो कैसी क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर तुम अच्छे से समझ गए होगे वेक्टर में कि हमने वेक्टर क्वांटिटी क्या बताई थी, स्केलर क्वांटिटी क्या बताई थी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि अगर जिसको वेक्टर पढ़ना है तो पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूं मैं। ठीक है, डाल दूंगा। तो क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन होगी, वो डिपेंड करती कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। ये बात समझ में आई, इतना क्लियर हो चुका है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आगे देखो, अगर हम बात करें कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होंगे, किसकी बात करें, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होंगे। उसके बाद हम टाइप्स की बात करेंगे कि बोल दे कि इफेक्ट ऑफ फोर्स बताओ क्या होते हैं। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में जब हम बात करें, सबसे पहले हमने बताया था कि चेंज ऑफ स्टेट करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करता है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट की स्टेट को, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो उसको क्या करेगा, मोशन में कर देगा। ये बात समझ में आएगी। ठीक है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट को किस में कर सकता है, ये मोशन में कर सकता है। किसको कर सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट को मोशन में कर सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। इतनी बात समझ में आई, चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट इन मोशन। अगर मैं सेकंड की बात करूं कि मोशन वाले ऑब्जेक्ट की स्टेट को किस में कर सकता है, मोशन इन रेस्ट में कर सकता है। चेंज द स्टेट ऑफ मोशन इन, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, हम उसको धक्का मारेंगे, मतलब क्या लगाया हमने, फोर्स लगाया। यहाँ पूरे में फोर्स की बात होगी, क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाने के बाद वो रेस्ट में था, किस में आया, मोशन में आया। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे बॉल है, बॉल मूव कर रही है, हमारे पास क्रिकेट खेला होगा, तो बॉल मूव करती है तो हम उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, रोकते हैं ना। तो वो क्या है कि मोशन की स्टेट को हमने रेस्ट में कर दिया। और क्या हो सकता है
कि चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आई, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता है फोर्स लगा के। हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं, दो थप्पड़ मारे उसकी शेप चेंज हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। क्या होगा कि अगर मैं कहूँ कोई बैलून है मेरे पास, हम जब बैलून में क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। जब मैं रबड़ है, रबड़ को खींचता हूँ तो उसकी शेप क्या होती है, चेंज होती है। तो कोई बैलून है, बैलून पे फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप को क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। तो वही क्या हमारे पास कि जो शेप होती है उसको चेंज कर सकता है। उसके बाद बहुत सारे इफेक्ट है, हम कुछ भी इफेक्ट लिख सकते हैं कि रेस्ट को मोशन में, मोशन को रेस्ट में। अब मैं कहूँ कि चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, उस पर हमने फोर्स लगा दिया जबरदस्त, तो क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी आगे। तो चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बहुत सारे इफेक्ट है कि फोर्स की वजह से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बात समझ में आई। तो ये है इफेक्ट ऑफ फोर्स। और कुछ इफेक्ट तुम अपनी तरफ से बना के, एक दो इफेक्ट तुम अपनी तरफ से मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि सर हम और क्या कर सकते हैं फोर्स से। आगे इतना कंफर्म है? तो चलो ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं क्या हमारे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ किसके बारे में, फोर्स के बारे में, कि फोर्स के क्या टाइप है। तो मैं यहाँ पे पढ़ूं, एक पढ़ेंगे हम यहाँ पे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कौन सा? नॉन कॉन्टेक्ट। दूसरा हम पढ़ेंगे क्या? कॉन्टेक्ट फोर्स। तीसरा हम पढ़ेंगे क्या? वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये नहीं पढ़ना, इतना थोड़ा बहुत पढ़ना है, इसके बारे में मैं बता दूंगा थोड़ा बहुत वैसे, वरना जब हमारे पास यूनिट डायमेंशन करवाएंगे उस टाइप पे हम वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात, थोड़ी सी प्रॉपर्टी भी पढ़ लेंगे, बस ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास नहीं है ये। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये भी ज्यादा नहीं पढ़ रहा है हमें कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और ये हमें ज्यादा नहीं पढ़ने हैं। इतनी बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें कुछ पढ़ाया ही नहीं अभी तक। तो देखो अब यहां अगर मैं बात करूं, सबसे पहले नॉन कॉन्टेक्ट। नॉन कॉन्टेक्ट सबने पढ़ा होगा जो छोटी क्लासों में थे कि नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, कि विदाउट कॉन्टेक्ट के जो फोर्स लगे, कि दो ऑब्जेक्ट का आपस में कॉन्टेक्ट नहीं हो तो क्या हो, उसके जो फोर्स लगेगा वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां लिख सकता हूं कि मैं विदाउट कॉन्टेक्ट के जो फोर्स लगे वो होगा हमारे पास नॉन कॉन्टेक्ट। पहला अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फोर्स, क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स। दो मैग्नेट, कोई मैग्नेट है, मैग्नेट किसी चीज को अट्रैक्ट करती है, क्या कॉन्टेक्ट करती है? नहीं, विदाउट कॉन्टेक्ट की उस चीज को अट्रैक्ट रिपेल कर सकती है। सेकंड अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सब किस किस के नाम बता रहे हो, हमने तो सुना ही नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो अगर मैं यहां पे बात करूं ना, अगर मैं यहां पे बात करूं ग्रेविटेशनल फोर्स की, हमें सिर्फ यही पढ़ना है। और ये न्यूटन भाई साहब को इतना अच्छा लगा कि इसने इस पे एक चैप्टर बना दिया, एक हमारे पास एक अलग से यूनिट बना दिया, अलग से चैप्टर बना दिया ग्रेविटेशन नाम से। ठीक है, तो इसी में आएगा +1 में ग्रेविटेशन नाम से अलग से चैप्टर। तो इतना पसंद आया उसको ग्रेविटेशन, कुछ अलग ही चैप्टर बना दिया। अगर हम बात करें मैग्नेटिक की, मैग्नेटिक हमारे इसमें नहीं है, +1 में 12th में है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया, मैग्नेटिज्म का। उसके बाद अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी 12th का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी ना 10th में, तो उसी से रिलेटेड कुछ पार्ट है जो 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम दिया गया। तो वो चार्ज की वजह से जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं इसके बारे में क्योंकि ग्रेविटेशनल अलग से चैप्टर आएगा तो वहां पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं कॉन्टेक्ट फोर्स की, हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई। अगर हम बात करें कॉन्टेक्ट फोर्स की, यहां इंपॉर्टेंट है जो कि दो ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आने से जो फोर्स लगता है वो कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। यहां मैं सबसे पहले क्या पढ़ूंगा? एक पढ़ूंगा टेंशन। क्या पढ़ूंगा? टेंशन। ये वो वाली टेंशन नहीं है, दिमाग वाली टेंशन नहीं है, दूसरी टेंशन है। ये हमारे पास टेंशन एक टाइप का फोर्स है। एक मैं पढ़ूंगा नॉर्मल। अरे सर क्या बता रहे हो, कहीं भी टेंशन बता रहे हो, कभी नॉर्मल बता रहे हो, दोनों पढ़ेंगे, एक बार टेंशन एक बार नॉर्मल। अगर मैं बात करूं यहाँ पे थोड़ा सा
वेट भी पढ़ लेंगे, क्योंकि जब हम नॉर्मल पढ़ेंगे, टेंशन पढ़ेंगे, तो वेट के बारे में पढ़ेंगे, तो वेट भी एक टाइप का फोर्स है। ऐसे कैसे है सर, वेट तो हमारा वजन होता है? बिल्कुल नहीं होता। देखो वेट क्या है बताते हैं। उसके बाद मैं पढ़ूंगा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स। क्या पढ़ूंगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अलग चैप्टर है, इससे नेक्स्ट चैप्टर ही फ्रिक्शन है, उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन के टाइप क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बहुत सारा कुछ पढ़ना है इस फ्रिक्शन में, तो हम ये सब पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, हमें ध्यान रखना कि वीक न्यूक्लियर फोर्स एक वंडरवाल फोर्स है, तो ये उसमें हम यूनिट डायमेंशन आएगी, वहां पे थोड़ा बहुत इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हमारे पास की कौन से प्रोसेस में होगा, तो वंडरवाल फोर्स है, इतना ध्यान रखना। अगर बात आए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर की फोर्स की, तो ये कहाँ लग रहा है, ये क्या है, ये होता है वंडरवाल फोर्स। तो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। और ये क्या कहाँ लगता है? न्यूक्लियस के बीच लगता है। कहाँ लगता है? न्यूक्लियस के अंदर, बीच नहीं, न्यूक्लियस के अंदर लगता है। न्यूक्लियस के अंदर मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच, इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। और अगर एक और बात बताऊं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो सबसे वीक फोर्स होता है। अब तुम कहोगे सर तुरंत अट्रैक्ट कर लेता किसी भी चीज को, चाहे करता हो अर्थ पे, वो हम देखो यहाँ पे बात करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर नाम रखा गया है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर में। तो ये सब हम यूनिट डायमेंशन में पढ़ेंगे कि कहाँ से क्यों स्ट्रॉन्ग है, किसके बीच लगता है। अब ऐसे तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता, नहीं होता ना चार्ज, लेकिन इनके बीच भी फोर्स लगता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे हम ये मानते हैं कि जीरो चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच क्या लगता है? चार्ज लगता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच फोर्स लगता है। अब प्रोटॉन प्रोटॉन में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे, तो और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ऑलवेज कैसा? अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन करता है। तो ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल है। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये केमिस्ट्री का पोर्शन है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिजिक्स में थोड़ा बहुत आता है कि वंडरवाल फोर्स है, जिसकी एक दो प्रॉपर्टी है, बस इतना ही है। तो यहाँ पे ये सब पढ़ेंगे और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भाई, कॉन्टेक्ट फोर्स इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ेंगे। थोड़ा ग्रेविटेशन के बारे में बता के फिर हम यहाँ पे आएंगे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हो गया? ठीक, आगे देखो। आगे अगर मैं बात करूं, चलो सेकंड स्लाइड पे चलते हैं, फिर क्या पता पीछे जरूरत पड़ जाए। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सबसे पहले किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स की, कि ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, ठीक है। किसकी बात करेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स की। ज्यादा डिटेल में मैं इसको भी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आगे चैप्टर उसमें पढ़ेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का अट्रैक्शन होता है। दो ऑब्जेक्ट के बीच, मतलब ये पेन है और मैं हूं, तो मेरे और पेन के बीच क्या होगा? हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये बोर्ड है, ये पेन है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मेरे और इस कैमरे के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो तुम कहोगे सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हर एक दो ऑब्जेक्ट के बीच है, तो हम किसी के साथ चिपकते क्यों नहीं? अब मैं यहाँ बोर्ड के साथ क्यों नहीं चिपका? अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा हमारे पास? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स। कोई भी दो पार्टिकल हो पूरे यूनिवर्स में, हर एक के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बीच की डिस्टेंस आर, या आर डिस्टेंस सेंटर से सेंटर तक की होती है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की। और इसको डिटेल में थोड़ा सा हम बाद में बताएंगे। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके प्रोडक्ट के मास के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? मैं कांस्टेंट यूज करूंगा, और इसमें जो कांस्टेंट होगा वो होगा जी। अब जी क्या है? जी 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 पता नहीं भाई क्या है, तो m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी क्या है हमारे पास? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या हमारे पास? जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी की वैल्यू बिल्कुल स्मॉल होती है, तो जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। यूनिट भी बता देता हूं अभी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर। ये बात समझ में आई? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हर एक दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। हमारा साइड वाले के साथ भी क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वो हमें अलग बात है कि फील नहीं होता,
तो इतना स्मॉलेस्ट फोर्स है। देखो यहाँ पे मैंने क्या वैल्यू बताई, 6.67 10 की पावर -11। क्या माइनस में स्मॉल है? अगर मेरा मास 100 केजी है, किसी दूसरे का मास 50 केजी है, चिपकेंगे, ठीक है, बिल्कुल चिपकेंगे। लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो देखो कितना स्मॉल है, क्या बिल्कुल स्मॉल नहीं हो जाएगा? तो इसीलिए तो फील नहीं होता, इसीलिए तो मैं कहीं जाके चिपकता नहीं, तुम नहीं चिपकते कहीं जाके। तो क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, तो वो क्या होगा, हमारे पास ये आएगा। अब मैं बात करूं कि ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ और इसके बीच, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट का मास कितना m, तो यहाँ एक वेट होगा कितना, इसका नीचे की साइड अर्थ के, या सेंटर है, अर्थ का क्या है, सेंटर। तो सेंटर की साइड एक वेट होता है, वो क्या होगा हमारे पास mg, ये वेट होता है। अगर मैं वेट को थोड़ा बहुत बताना चाहूं कि वेट होता क्या है, वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सिंपल सी लैंग्वेज में, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या है, अच्छा फोर्स है सर, हम तो सोच रहे थे हमारा वजन है, बिल्कुल नहीं। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की साइड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेट है। मैं कोई सा ऑब्जेक्ट का मास है, मैं सर मास और वेट में क्या हमने यही पढ़ा कि हमारा वेट 70 केजी है। वेट की यूनिट केजी में नहीं आती, मास यूनिट केजी में आती है। मास क्या होता है, यहाँ वो बता देता हूँ एक बार, छोटी सी चीज में ये भी, कि मास और वेट क्या होते हैं। तो जो मास होगा, मास क्या होगा हमारे पास, क्वांटिटी ऑफ मैटर। दो अलग अलग चीजें हैं ये, क्वांटिटी ऑफ मैटर। वेट की जो यूनिट होती है, मास की यूनिट हमें पता है कि यूनिट क्या होगी, किलोग्राम होगी, कि मेरा मास 70 केजी, मेरा मास 60 केजी, तुम्हारा मास 20 केजी, 10 केजी। तो मास क्या है, केजी यूनिट होती है इसके यूनिट। अगर हम वेट की बात करते हैं, अभी बताया मैंने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ये जो mg होगा ना, वो क्या होगा, वेट होगा। मैं लिख सकता हूं कि W = mg, मतलब वेट का फॉर्मूला क्या होगा, mg होगा, और ये होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। और g की वैल्यू सभी को पता होगी, नहीं पता तो लिख लेना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है g की वैल्यू। यूनिट क्या होती है वेट की, तो वेट की SI यूनिट होगी जो फोर्स की है। फोर्स की क्या है, फोर्स की है न्यूटन। तो SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। तो कि हमें अभी अभी पढ़ा है क्या है, फोर्स है वेट। तो फोर्स इज, जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, तो वेट की यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। तो W = mg टुवर्ड्स द, अगर डायरेक्शन पूछ ले तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल। मास स्केलर और वेट वेक्टर क्वांटिटी। तो ये है हमारे पास वेट। आगे इतनी बात समझ में, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हो गया, चलो आगे देखो। आगे है हमारे पास, यहां आ जाओ नए पेज पे। अब हम कॉन्टेक्ट फोर्स की बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो मैं बात करूंगा नॉर्मल की, कि नॉर्मल फोर्स है क्या। नॉर्मल नाम से तो समझ तो गई होगी, आराम से नहीं। नॉर्मल क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच कांटेक्ट होगा तो वहां पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, और वही नॉर्मल फोर्स ये है कि दो ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है वो क्या होगा, नॉर्मल फोर्स होगा। नॉर्मल फोर्स क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर फोर्स है, कहां पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा वो होगा हमारे पास नॉर्मल फोर्स। मींस अगर हम बात करें कि हमारे पास एक सरफेस है, ये बात समझ में आई, अर्थ है, अर्थ के बीच ऊपर मैं एक ऑब्जेक्ट रख दूं, ये बात समझ में आई। मैं अर्थ के ऊपर क्या रख दूं, एक ऑब्जेक्ट रख दूं, और हमने ये ब्लैक कलर कहां से आया, तो ब्लैक नहीं, हम इसको लेंगे व्हाइट कलर में, ठीक है। चलो मैंने अर्थ के ऊपर क्या रखा, एक ऑब्जेक्ट रखा, ये रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जैसे ही अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा तो हमें क्या पता है कि भाई, हमें ये पता है इस ऑब्जेक्ट का मास मैं मान लेता हूं m है। ऑब्जेक्ट का मास कितना मान लिया, m मान लिया। अब
ये बताओ मुझे वेट किस साइड होगा। तो सबको पता है, अभी अभी बता, वेट नीचे की साइड टूवर्ड द, मान ले नीचे अर्थ है तो नीचे की साइड क्या होगा, वेट होगा mg। क्या सिर्फ इतना ही फोर्स लग रहा है? क्या इस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ ये ऑब्जेक्ट इस पे नीचे mg लगा रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या इस पे ये अर्थ ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा रही? अगर नहीं लगाती तो क्या होता, ये नीचे चला जाता। क्या हम नीचे जाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे हमारा mg है और ऊपर क्या है, अर्थ जो फोर्स लगाएगी वो क्या होगा, नॉर्मल। हम एन से डिनोट कर रहा हूं मैं, नॉर्मल को ध्यान रखना। तो यहाँ ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, नॉर्मल। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? अब हमको ये पता है कि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर फोर्स क्या होगा हमारे पास, नॉर्मल होगा। और यही हमारे क्या है, नॉर्मल है। तो ये बात समझ में आई, नॉर्मल। तो नॉर्मल जरूरी नहीं कि, मतलब ये ध्यान रखना कि हमारे पास जरूरी नहीं बिल्कुल ऊपर ही हो। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होगा। और mg जरूरी है कि वो क्या हो, हमेशा स्ट्रेट होगा, मतलब अर्थ की साइड होगा, टुवर्ड्स द अर्थ। अब जरूरी नहीं भाई, हम मैं अगर अर्थ के साइड में ले लूं तो ऐसे ले सकता हूं मैं वेट को। तो यहाँ पे क्या आएगा, mg नीचे आएगा, वो मैं बताऊंगा थोड़ा, फ्री बॉडी डायग्राम आएगा तो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर फोर्स हमारे पास नॉर्मल फोर्स होता है। तो ये है नॉर्मल। यूनिट वही है, जो फोर्स की यूनिट होती है हमारे पास वही आएगी। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में एक दो यहाँ पे करना चाहूँ कि नॉर्मल फोर्स बताओ, जैसे हमारे पास ये कोई सरफेस है, मैं ये सरफेस मान लेता हूँ। अभी तो सिर्फ नॉर्मल की बात करूंगा कि नॉर्मल फोर्स बताओ। ये कोई सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस है, इतनी बात समझ में आई। और इंक्लाइंड सरफेस है तो मैं, मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे कोई ब्लॉक रख दूं, ये अब ऐसे तो रख नहीं सकते इसको, कोई नहीं, तो मैं क्या करूं, मैं बना ही देता हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक रखा ऐसे, इसका मास है, मुझे वेट बताना। सर वेट हमें पता है, बताओ। तो बेटा वेट ये होगा, है ना, यही होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट। नहीं, बिल्कुल गलत। वेट ये नहीं होगा। वेट अभी अभी बताया, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगा, मीन्स सेंटर ऑफ अर्थ बिल्कुल सीधा ही होता है हमेशा mg। यहाँ पे ये तो एक ब्लॉक रखा है हमने, इंक्लाइंड ये सरफेस है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया और ये ऑब्जेक्ट रखा, तो इसका वेट किस साइड होगा, बिल्कुल इस, अगर मैं, ये ऑब्जेक्ट है, वेट नीचे, ठीक है, चलो मैं दे देता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने रख दिया किसी सरफेस पे, अगर मैं किसी सरफेस पे रखूँ, चलो ऐसे रखा है मैं, तो वेट कहाँ होगा, नीचे की साइड बिल्कुल होगा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दूं तो इसका वेट क्या ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसका वेट किस साइड होगा, इसका वेट यही रहेगा। इसको ऐसे रखो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, इसका वेट क्या होगा, बिल्कुल यही होगा। तो वेट परपेंडिकुलर, मतलब टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होता है हमेशा, तो वो क्या होगा, mg। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल ऊपर नहीं, नॉर्मल होगा इस डायरेक्शन में। सर ये क्यों कर दिया बताओ, फटाफट, समझ नहीं आया, ऊपर से गया सर। देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा, क्या ये है, नहीं, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये, और इसका परपेंडिकुलर क्या बनेगा भाई, मेरे हिसाब से तो यही बनेगा परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा हमारे पास, नॉर्मल होगा ऊपर की साइड। mg कहाँ होगा, mg टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ये हमेशा ऐसे रहेगा, तो क्या आएगा हमारे पास, mg। तो ये है हमारे पास नॉर्मल फोर्स। आगे इतनी बात समझ में, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। अब आगे देखो, टेंशन। टेंशन है इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर में तुम वेट, टेंशन और फ्रिक्शन अलग से हो जाएगा हमारे पास, और नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अब क्या बात करें, टेंशन की, क्या बात करें, टेंशन। टेंशन क्या है सर, दिमाग में बहुत टेंशन है, फेल नहीं हो जाए, ठीक है। 10th में कितने नंबर आए थे हमारे पास, 12th में कितने नंबर आएंगे, 10th में फिजिक्स इजी थी, तो +1 में समझ ही नहीं आ रही, +2 में तो ऊपर के जाएगी, तो बहुत टेंशन हमारे दिमाग में। तो वही चीज़ तो टेंशन है, वही टेंशन नहीं है, इसकी रिटर्न होती है। नहीं सर, वो टेंशन अलग है कि कितने कैसे क्या करेंगे, फेल होंगे नहीं होंगे, समझ नहीं आती फिजिक्स, ऊपर के जाती है फिजिक्स, है ना। बिल्कुल ऐसा हो रहा होगा कि फिजिक्स 10th में तो बहुत अच्छी लग रही थी हमें, अब फिजिक्स से मन भर गया हमारे पास, क्योंकि समझ ही नहीं आती, ऊपर से जाती है। तो देखो मैं समझाने के लिए आया हूँ। टेंशन, टेंशन क्या है हमारे पास, टेंशन, पहली बात तो ध्यान रखो कि लगती कहाँ है। कोई पूछ ले कि टेंशन किस किस के कहाँ लगेगी, तो टेंशन ध्यान रखना, कोई भी रोड हो, कोई स्ट्रिंग हो, ठीक है, कोई रस्सी हो, कोई रोड हो, तो उनके बीच क्या लगती टेंशन, मतलब किसी चीज को मैं खींचूंगा,
तो वहां क्या लगेगी, टेंशन लगेगी। रस्सी है, रस्सी को हमने खींच रहे हैं हम बहुत जोर से, तो खींच रहे हैं तो रस्सी क्या होगी, खींचेगी ना, थोड़ी टाइट हो जाएगी, तो वहां क्या लग रही है, टेंशन लग रही है। कोई रोड है, रोड को हम खींच रहे हैं, क्या उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल पड़ रहा, वहां पे अंदर क्या हो रहा है, खिंचाव होगा, तो वही क्या होगी हमारे पास, टेंशन। तो जब किसी स्ट्रिंग को या रोड को हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो हमारे पास क्या लगेगी, टेंशन लगेगी। किसी ऑब्जेक्ट को, मतलब किसी स्ट्रिंग को, किसी रॉड को हम जब स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करने से हमारे पास एक फोर्स लगता है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। ये बात समझ में आई, बिल्कुल आई सर। तो जल्दी जल्दी समझा दो। एक चीज और ध्यान रखना कि अगर एक स्ट्रिंग है, अगर कोई एक स्ट्रिंग है हमारे पास, तो एक स्ट्रिंग पे ओनली वन टेंशन। सर ये समझ नहीं आया कुछ। अगर एक रस्सी है तो एक रस्सी पे चाहे उस साइड से, चाहे उस साइड से, चाहे उस साइड से, चाहे उस साइड से, तो दसों साइड से क्या लगाओ, फोर्स लगाओ, तो उस स्ट्रिंग पे मैं कहूंगा टेंशन कितनी, तो टेंशन उस स्ट्रिंग पे कितनी है, एक ही टेंशन है। चलो इस चीज को देखते हैं कैसे आएगा। देखो, जैसे मैं कहूं ये ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, ये रस्सी है, रस्सी के नीचे का ऑब्जेक्ट है, ओहो बिल्कुल सर ये मास है। क्या होगा ऐसा बहुत बार कि किसी रस्सी से बांध के कोई सामान लटका दिया हमने, ये मास है। मैं मुझे फटाफट वेट बताओ। सर वेट तो नीचे होगा, हमने पढ़ लिया, पीछे पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। वेट कहाँ होगा, नीचे होगा, कितना, mg होगा, बिल्कुल सर। अगर कुछ टेंशन कहाँ लगेगी, तो टेंशन, एक चीज यहाँ पे लिख लो कि टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सर समझ नहीं आया, फटाफट समझा दो, हमें टाइम वेस्ट हो रहा हमारा। टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कि टेंशन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हमेशा दूर लगती है, मतलब अवे लगती है, दूर की साइड। अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये मास है ना, मास क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो टेंशन क्या होगी, ऊपर की साइड लगेगी, यहाँ पे लगेगी टेंशन। ये बात समझ में, अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मास है तो टेंशन अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, दूर की साइड, तो अलग साइड, तो ये होगी टेंशन। सर क्या ऊपर की साइड नहीं लगेगी, मैं नहीं बोल सकता कि यहाँ पे टेंशन लगेगी, बिल्कुल बोल सकता हूँ, बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फिर हमें ये लेना पड़ेगा कि ये जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, तो यहाँ से टेंशन नीचे की साइड। अगर मैं ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लेके चल रहा हूँ तो टेंशन कौन सी, ऊपर वाली लेके चलूंगा, तो ये हमारे पास टेंशन है। इन्हीं बात समझ में आई। चलो एक और देखते हैं हम। अगर मैं कहूं, मैं यहाँ पे देख लूं, चलो हमने ले लिया ये, तो यहाँ टेंशन बताओ। अगर एक स्ट्रिंग है तो एक टेंशन, दो स्ट्रिंग है तो दो टेंशन, तीन स्ट्रिंग है तो तीन टेंशन। ध्यान रखना यहाँ पे ये मास है, तो नीचे mg। टेंशन कहा सर, यहाँ पता चल गया, अब हमें यहाँ लगेगी टेंशन, बिल्कुल। क्या इस पे टेंशन नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी सर। कितनी लगेगी, टी लगेगी, शाबाश, टी नहीं लगेगी। कितनी लगेगी यहाँ पे, अगर एक स्ट्रिंग ये है तो ये भाई साहब ये दूसरी स्ट्रिंग है हमारे पास, ये वो स्ट्रिंग थोड़ी है, ये तो अलग स्ट्रिंग है, और ये अलग स्ट्रिंग है, तो यहाँ भी टेंशन भी क्या होगी, अलग होगी, और वो टेंशन क्या होगी, T1 होगी। क्या सर यहाँ से नहीं लगेगी, बिल्कुल यहाँ से भी T1, मैं ये भी बोल सकता हूँ यहाँ से भी T1। वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे डिपेंड करता है कि मैं कहाँ से लेके चल रहा हूँ। अगर ये मास है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये होगा, तो अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब छाता याद है, क्या याद है, बारिश के मौसम में छाता, एक टाइम से वही है टेंशन कि अगर हम क्या करें, एक छाता लें, बारिश आ रही तो क्या करते, छाते को खोल दे, ऊपर की साइड खुलता है। अगर मुझे आगे खोलना हो तो मैं ऐसे खोल दूं छाते को, ठीक है, बंदूक लगाई तो ऐसे खोल दिया, छाता कहाँ खोलेगा, आगे की साइड, तो वही तो चीज है, ये है, तो छाता लिया हमने, छाता है हमारे पास, खोल दिया, आगे की साइड ये छतरी बनेगी, ऊपर की साइड खोल दिया तो ये छतरी बनेगी। तो एक टाइप का छाता के टाइप से हम टेंशन के डायरेक्शन शो करते हैं कि अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट खुलता है, तो वो होगी टेंशन। इतनी बात समझ में आई। यूनिट वही फोर्स है, क्योंकि फोर्स है एक टाइप का, ये जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हो गया, ठीक है, फटाफट आगे देखो। तो आगे है हमारे पास ये, तो टेंशन पढ़ लिया, वेट पढ़ लिया हमने, फ्रिक्शन थोड़ा सा बता देता हूं और आगे पढ़ेगी इसको डिटेल में, और हमने नॉर्मल पढ़ लिया। तो अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन क्या है, तो एक बार थोड़ा टेंशन में और देख लो कि सर मैं कहूं
कि अगर मेरे पास एक रस्सी है, मैं इसको इस साइड से भी खींच रहा हूँ और मैं इसको इस साइड से भी खींच रहा हूँ, मैं यहाँ खींच रहा हूँ इसको इस साइड, यहाँ से इस साइड खींच रहा हूँ, तो सर मुझे ये बताओ यहाँ टेंशन दो लगेंगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। मैंने बताया था एक रस्सी पे एक टेंशन, तो अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट माना तो टेंशन ये, अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से मास हो अलग अलग कोई जरूरी नहीं, या फोर्स अलग अलग लगाए तो भी कोई जरूरी नहीं, टेंशन सेम होगी। तो अगर मास m1 है, मैं F1 फोर्स से खींच रहा हूँ, इसको F2 फोर्स से खींच रहा हूँ, तो टेंशन कितनी, यहाँ टेंशन T1 ही लगेगी। टी चलो टी मान लेते हैं दोनों में, तो यहाँ टेंशन T, यहाँ टेंशन T, मतलब एक रस्सी पे एक टेंशन के अलावा दूसरी टेंशन नहीं लेनी, गलती से भी नहीं लेनी। एक रस्सी तो एक ही टेंशन लेंगे। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। चलो एक और देखते हैं कोई एग्जांपल हम, चलो वो फ्री बॉडी डायग्राम में देख लेंगे, ठीक है। हाँ, इससे आगे फ्री बॉडी डायग्राम आएगा, वहां पे देख लें। तो ये बात समझ में आ गई, तो ठीक है। अब देखो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भाई थोड़ा थोड़ा तुम्हें सबको पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा तुमने कि फ्रिक्शन क्या होता है। अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन की, कि फ्रिक्शन होता क्या है, तो फ्रिक्शन क्या है, विच अपोज द चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ मोशन। क्या करता है वो, हमेशा मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। तो विच अपोज द मोशन, which oppose the motion of an object, की मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या करेगा, अपोज करेगा। तो वो क्या हमारे पास फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन को डिनोट एफ से ही करते, स्मॉल एफ मिलेगा तुम्हें, तो फ्रिक्शन को एफ से डिनोट करते। इसका फॉर्मूला होता है म्यू इंटू में एन। कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, यहाँ पे मैं कौन सा ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है, इस साइड चल रहा है, ठीक है, किसी फोर्स से, तो क्या होगा, इसका फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे, तो वो होगा फ्रिक्शन। जरूरी नहीं फ्रिक्शन ऑलवेज, अगर हम ये बोलते हैं ना कि फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये चीज गलत है। ये चीज गलत कैसे है, वो फ्रिक्शन चैप्टर में प्रूफ करवाऊंगा। मैं कभी ये नहीं बोल सकता कि फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट करता है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल नहीं। कई बार तो हमारे पास जो मोशन होगा उसी की डायरेक्शन में भी एक्ट करता है। अब तुम कंफ्यूज आ गए होगे, सर कंफ्यूज आएगा, आपने कंफ्यूज कर दिया हमें क्या होता है। हमने तो अभी तक यही पढ़ा था कि जिस साइड मोशन हो उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होता है, बिल्कुल नहीं, ये चीज गलत है। और इस चीज को गलत प्रूफ करेंगे हम फ्रिक्शन चैप्टर में। तो फ्रिक्शन है म्यू इंटू में एन, एन क्या है, नॉर्मल म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये यहाँ तक फोर्स हुए कंप्लीट। अब हम करवाएंगे इसके फ्री बॉडी डायग्राम। तो समझ में आया यहाँ तक, तो ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इसका, और वैसे भी आगे फ्रिक्शन पढ़ाना है हमें, ठीक है। तो वीडियो को भाई तुम शेयर नहीं करते तो अपने साथियों के साथ शेयर करो वीडियो को, और फैला दो हमारे पास विद्यापीठ ट्यूशन सेंटर को, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, और जो भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो। थैंक यू।